अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसके एनाटॉमी की बात की थी, जीआईटी की। इट इज़ द चैप्टर फ्रॉम हेल्थ असेसमेंट। तो इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं और पेपर 20 एमसीक्यूज़ का होता है, तो इतना कुछ मुश्किल है इसमें से आ जाएँ और इतना डीप जाएँ। लेकिन जो जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए, वो हम इसमें एक ओवरव्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें असेसमेंट जब करते हैं एब्डोमेन का, तो हमें असेसमेंट में जो है वो 4 तरीके यूज़ करते हैं। एक इंस्पेक्शन, एक ऑस्कल्टेशन, एक परकशन एंड एक पल्पेशन। आपको पता है इंस्पेक्शन देखना होता है, ऑस्कल्टेशन में हम साउंड सुनते हैं, परकशन में हम उँगलियों से जो है वो चेक करते हैं और पल्पेशन में भी हम उँगलियों से चेक करते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो क्या है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब ये हम क्या करेंगे, पहले जब आप असेसमेंट करते हैं एब्डोमेन की, तो एब्डोमेन को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आपको पता है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इस हिसाब से जो है वो हमारे एब्डोमेन में डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं। जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट में ये ऑर्गन आएंगे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में ये आएंगे, ये लिखे हुए हैं, ये भूलना नहीं, ये पेपर में आ सकते हैं इससे एमसीक्यूज, ठीक है? तो ये आपने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन है, वो लिखे हुए, तो इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे। अच्छा, फिर सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि आपने जो है वो देखना है कि भाई पेट में कोई मसला तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो इंस्पेक्शन में क्या करना होता है कि आप जो है ऑब्जर्व द एब्डोमेन, चेक इन फॉर सिमेट्री, बम्प्स, बल्जेस, मासेस, ठीक है? आप जो है उसको देखोगे ना, इंस्पेक्ट करोगे, नज़र से देखना है बस। पेट को गौर से देखो, दोनों तरफ से वो बराबर होना चाहिए, सिमेट्री में होना चाहिए, कोई मास, कोई इस तरह का सूजन, कोई बल्ज, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मरीज़ की पेट की शक्ल और साइज़ से जो है ना आप गौर करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई वो क्या है। इसी तरह आप जो है वो अम्लाई का जो होता है ना, जो नाफ होता है उसको चेक करें, उसको वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, पेट के बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है वो आप अंदाज़ा लगाते हैं। फिर हम आते हैं ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन में जो है, जो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो हम देखते हैं। जो स्टेथोस्कोप का बड़ा वाला हिस्सा होता है जिससे हम आवाज़ सुनते हैं, जिसको कहते हैं डायफ्राम, वो राइट लोअर क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इस पिक्चर में, जो अगर ऊपर वाले पिक्चर में देखें, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे जाते हैं और फिर ऐसे क्लॉकवाइज जो है ना वो ऐसे चलते हैं और डिफरेंट साउंड सुनते हैं, ठीक है? इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्कल्टेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये राइट लोअर क्वाड्रेंट पर रखें, फिर ये जगह जो है वो नाभ से ना थोड़ा सा, जो नाभ से राइट साइड पे होता है, तो अब चारों तरफ से जो है आपने इसको सुई की, जो जो घड़ी की सुई होती है ना क्लॉकवाइज, इसको घुमाना है और आवाज़ें सुननी है, ठीक है? अच्छा, फिर मैं मतलब हर क्वाड्रेंट में जो है बाउल साउंड्स और डिफरेंट क्वालिटीज़ जो है ना, साउंड की क्वालिटी को चेक करना है, उस पर गौर करना है कि आवाज़ें तेज़ है, स्लो है या बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों पर जो है वो हमें मतलब गौर करना होता है। बेसिकली ये जब आप जितना प्रैक्टिस में जाते हैं, जितना आप एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? तो वो जो है उससे आपको पता चलता है। अब ये जो है ना आपको ये बताया गया है कि आप यहाँ पे जो है बेसिकली वॉस्कुलर साउंड जब आप सुनते हो, वॉस्कुलर साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो खून की नालियों की आवाज़ें होती हैं, ठीक है? तो स्टेथोस्कोप का जो बेल होता है ना, अब ये जो डायफ्राम और बेल है ये आपने याद रखना है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली आवाज़ें सुनते हैं पेट के ऊपर से, तो वो आप डायफ्राम से सुनेंगे, लेकिन अगर आप वॉस्कुलर साउंड सुनते हैं तो आप बेल से सुनेंगे, ठीक है? ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। साउंड विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप using firm pressure lesson over the aorta as shown as well over the renal, iliac and femoral arteries। स्टेथोस्कोप का जो बेल होता है, ठीक है, वो जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं वास्कुलर साउंड के लिए। इसमें से ना हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देकर खून की नालियों या फिर जो आर्टरीज होती हैं उसकी आवाज़ें सुनते हैं। ख़ास तौर पर जिन जिन जगहों पे सुनना है, जैसे एवोर्टा हो गया या गर्दन की जो आर्टरीज हो गई, जिसको हम गुर्दों की जो आर्टरीज हो गई ना, रेनल आर्टरीज, या फिर इसी तरह जो स्टमक की आर्टरी होती है जिसको हम गैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं, या फिर इंटेस्टाइनल की आर्टरीज होती है ना, इंटेस्टाइन, और इसी तरह उसके नीचे जो आती हैं, जो थाइज में आती हैं, ठीक है, जिसको फीमोरल आर्टरीज कहते हैं। तो इन सब की जो है वो आपने आवाज़ें सुननी होती है। अच्छा, फिर जो है ये आपको जो बताया ना कि ब्रूट आवाज़ क्या है। इफ द पेशेंट हैज़ हाइपरटेंशन और आर्टीरियल स्टेनोसिस, अगर पेशेंट को जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला है, या फिर वो जो है उसकी जो है ना आर्टीरियल स्टेनोसिस है, यानी उसकी आर्टरीज जो है वो तंग है, नैरो है, ठीक है? तो आर्टरी से जो है वो खून टकरा के गुजरता है,
अब जब वो टकरा के गुजरता है ना, तो उस वक्त कभी कभार एक बिल्कुल मतलब आपको आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कोई चीज़ जैसे फ्रैक्शन वाली या मरमर जैसी आवाज़ होती है ना, उसको कहते हैं ब्रूट साउंड। ठीक है, कभी कभार एक बिल्कुल सेहतमंद इंसान के पेट में या उसके जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, उसमें भी आपको ये आवाज़ सुनाई दे सकती है। लेकिन वो फिर हम देखते हैं ना कि वो मसला क्या है, इंसान किस तरीके से है। अच्छा, ये जो आपको बताया गया है, ये वास्कुलर साउंड के लोकेशन बताए गए हैं कि किन किन जगहों से आप जो है ये वास्कुलर साउंड सुनेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको जो है वो आर्टरीज की जो डिफरेंट साउंड्स होती है ना, वो आपने यहाँ से सुननी है। जैसे हेपेटोकोलिक हो गए, जो जिगर और आंत के करीब होते हैं ना, आ गया ये जो है हेपेटिक। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो एवोर्टा हो गया, इसी तरह राइट एनल आर्टरी, लेफ्ट एनल आर्टरी, वेनस हम, और इस काफ़ी सारी आवाज़ें जो है वो आप सुन सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं परकशन पे। परकशन से मतलब होता है ये नहीं इस तरह उंगली से आप तबकी देते हैं, दैट इज कॉल्ड परकशन। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, मतलब इसके जो है ना दो तरीके हैं। परकशन दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट परकशन क्या होता है कि सीधा मरीज के पेट पे अपना हाथ या उंगली से आना आप ऐसे तबकी देते हैं। मतलब ये जो नीचे हाथ रखा हुआ है ऐसा नहीं होता, आप सीधा सीधा मरीज को उंगली से चेक करते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट परकशन। ठीक है, इनडायरेक्ट परकशन क्या होता है कि मरीज के पेट पर आपने एक हाथ रखा और दूसरे हाथ की उंगली के ऊपर जो है ना आप तबकी देते हो, जैसे इस तरह है। तो ये अभी इनडायरेक्ट परकशन है। ठीक है, डायरेक्ट परकशन में ये वाला हाथ नहीं होगा, आप सीधा सीधा मतलब उंगली से ही चेक करते हैं। सही है, तो ये इसमें लिखा हुआ है फॉर डायरेक्ट स्ट्राइक योर फिंगर डायरेक्टली अगेंस्ट द पेशेंट एब्डोमेन। डायरेक्ट में हम यही करते हैं, मतलब सीधा सीधा। फॉर इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, मिडिल फिंगर यूज करते हैं ऑफ योर डोमिनेंट हैंड, यानी कि जो हम जैसे राइट हैंडेड है तो आपका राइट हैंड डोमिनेंट हैंड होगा, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपका लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेंट हैंड होगा। ठीक है, तो उसमें हम दूसरे हाथ की जो है ना उस वो उंगली को, मिडिल फिंगर को जो है वो टच करते हैं, उसको मारते हैं, और उससे जो है हम डिफरेंट चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। अब ये क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, उसके साइज और उसके लोकेशन का अंदाज़ा किया जाए कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, फिर करने का तरीका क्या होगा कि बिगिन परकशन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ से राइट लोअर क्वाड्रेंट से शुरू करेंगे। फिर घड़ी की सुई जो होती है ना, यानी क्लॉकवाइज घूमते हुए आप जो है बाकी तीन क्वाड्रेंट्स पर भी इसी तरह परकशन करेंगे। ख़ास गौर आपने इस बात पर करनी है कि कहीं आपकी जो साउंड है ना वो मतलब चेंज जहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वो आपने उसको नोट करना है। नॉर्मली आपको जो है ना वो एक खाली सी आवाज़ आएगी, जैसे एक ड्रम सी आवाज़ होती है ना, वो आती है। और जो खाली एरिया होता है, जहाँ जहाँ पे सॉलिड ऑर्गन होते हैं, जैसे लिवर हो गया या फिर इस तरह स्प्लीन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऐसे डलनेस यानी कि एक एक सॉलिड आवाज़ आती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आवाज़ चेंज होगी ना, वहाँ वहाँ पे आपने उसको नोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको परकशिंग लीवर का बताया गया है कि लीवर को कैसे परकशन करते हैं, यानी लीवर को आपने कैसे परकश करना है, उसका जो है आपने साइज वगैरह कैसे मालूम करना है। तो बिगिन परकशिंग द एब्डोमेन अलोंग द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन। राइट मिड क्लेविकुलर लाइन यानी कि आपका जो क्लेविकल बोन है उसके बिल्कुल बीच से आप जो है ना यहाँ से जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर जो है आप मतलब क्या करेंगे कि मूव अपवर्ड अंटिल द परकशन नोट्स चेंज फ्रॉम टेम्पेनी टू डलनेस। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे तो जिस पॉइंट पे आवाज़ जो है वो टेम्पेनी से यानी ऐसे ड्रम वाले आवाज़ से ना बिल्कुल सॉलिड हो गया, आवाज़ चेंज हो गई। ठीक है, तो फिर आप उस जगह को नोट करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो जो रिब्स जहाँ पे ख़त्म होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टल मार्जिन कहते हैं, वहाँ पे जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर होता है। मतलब ये आप यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ आवाज़ कुछ और है, जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच गए तो आवाज़ चेंज हो गई। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से लिवर शुरू हुआ। इसमें आपने पेन पे वो लगा के एक पॉइंट लगा के या फिर लकीर लगा के जो है वो आपने नोट करना है। ठीक है, फिर जो है आप इसी तरीके से डाउनवर्ड जाएंगे और इसी तरह जो है वो नोट करते रहेंगे। ठीक है, और आप उन सारी मतलब जहाँ जहाँ पे वो आवाज़ चेंज होगी उसको आप नोट करोगे। ठीक है, जहाँ पे दोबारा आवाज़ चेंज हो गई उसको भी आप नोट करोगे। तो आपने जैसे यहाँ पे नोट किया, फॉर एग्जांपल इस जगह पे नोट किया और इस जगह पे नोट किया, तो आपके पास इसी तरीके से दो अ, मतलब ऑप्शंस आ जाएंगे, दो जगह आ जाएंगी जहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मतलब वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये
लीवर का जो है वो जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ड्रम और हम ड्रम का जो आवाज़ बताया गया है ना, बेसिकली ये दो आवाज़ें होती हैं। ड्रम नॉर्मली टू साउंड कैन बी हर्ड ड्यूरिंग परकशन। परकशन के दौरान आप दो दो तरह की आवाज़ें सुनते हैं, एक को हम कहते हैं टेम्पेनी, एक को हम कहते हैं डलनेस। टेम्पेनी साउंड जो होता है ना, ड्रम जैसी आवाज़, जैसे एक साफ और खाली आवाज़ होती है, हॉलो जैसी आवाज़ होती है ना, जैसे डोल बज रहा हो। तो जब आप खाली ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जांपल मैदा हो गया जो अंदर से खाली होता है, या इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, या तो इस तरह की आवाज़ें आती है, मतलब टेम्पेनी आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसकी ये क्यों होता है कि इसके अंदर हवा होती है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फूले हुए होते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको टेम्पेनी आवाज़ आती है। जो डलनेस की आवाज़ होती है ना, तो वो कहाँ आती है, जब आप सॉलिड ऑर्गन जैसे जिगर हो गया, लिवर ना, या फिर किडनी हो गई, या फिर इस तरह का अगर इंटेस्टाइन में स्टूल्स भरे हुए हैं, तो उस वक्त आपको उसकी आवाज़ जो है वो डल आएगी, ठीक है। रेजोनेंस नहीं होती इसमें, जैसे गूंज होती है ना, तो गूंज वाली आवाज़ नहीं होती। तो ये डल और टेम्पेनी में आपने जो है वो फ़र्क करना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको स्प्लीन का बताया गया है कि आप स्प्लीन को कैसे प्रकाश करोगे, यानी स्प्लीन को कैसे मालूम करोगे। तो स्प्लीन इज लोकेटेड अबाउट द लेवल ऑफ 10th रिब, यानी जो हमारी 10वीं रिब है ना, उसके लेवल पर जो है वो स्प्लीन मौजूद होता है। इन द लेफ्ट मैक्सिलरी यानी कि जो हमारा मैक्सिला होता है ना, इसके बिल्कुल बीच वाले एरिया में, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको ये जो दिखाया गया ना, इन्हें यहाँ पे आपको स्प्लीन नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, हाउएवर द स्प्लीन यूजुअली कांट बी परकस्ड बिकॉज टेम्पेनी फ्रॉम द कोलोन मास्क द डलनेस ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को जो है वो थोड़ा सा परकश करना, उसके अंदाज़ा लगाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास आंत जो होती है ना, कोलोन, वो मौजूद होती है। तो आंत पर तबकी देने से जो ड्रम की आवाज़ आती है वो स्प्लीन की आवाज़ को दबा देती है, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है स्प्लीन को परकश करना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह परकशन ऑफ द स्प्लीन में जब आप देखोगे तो उसमें जो है परकशन द लोवेस्ट इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, वही जो मतलब जो लोवेस्ट इंटरकोस्टल स्पेस होगा, यानी सबसे आखिरी जो रिब का हिस्सा होगा, ठीक है, वहाँ पे आप उसको परकश करोगे। पेशेंट को बताओगे कि भाई आपने डीप ब्रीथ यानी कि गहरी सांस लेनी है, ठीक है। गहरी सांस लेने के बाद जो है वो आप क्या करोगे, जब वो सांस अंदर खींचेगा उसी वक्त उसी जगह पे फिर से आपने जो है वो परकश करना है। अगर स्प्लीन जो है नॉर्मल साइज़ की है तो सांस लेते वक्त भी वहाँ ड्रम जैसे आवाज़ आएगी, और अगर वो जो है वो इनलार्ज हो गई है, यानी कि वो बड़ी हो गई है स्प्लीन, ठीक है, तो उसमें ड्रम जैसे आवाज़ से वो साउंड बदल कर टेम्पेनी में चली जाएगी, यानी कि थोड़ी सी ड्रम से नहीं, सॉरी, उसमें मतलब टेम्पेनी से चेंज होके डल साउंड हो जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर साउंड मतलब हार्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्प्लीन इनलार्ज हो गया है। और अगर मरीज़ ने सांस ली है, इंस्पायरेशन की है, और उस वक्त आपने उस वहाँ पे परकस किया और वो ड्रम जैसी आवाज़ आ रही है, तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप उसका जो है अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा, आगे जब हम चलते हैं पेल्पेशन के ऊपर, तो पेल्पेशन में आपको बताया गया है कि पेल्पेशन में वो जो हमने पहले बात की ना कि फिंगर की मदद से जो आप करते हैं, तो परफॉर्म लाइट पेल्पेशन। पेल्पेशन भी दो तरह का होता है, एक होती है लाइट पेल्पेशन, यानी हल्की पेल्पेशन, अपने एक हाथ की उंगलियों को आपस में मिला लें, ठीक है, क्लोज टुगेदर जैसे ये होता है, और फिर उससे आप जो है वो मतलब कोई जो मरीज़ की अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसको आप दबा देते हो तो आपको उससे अंदाज़ा होता है। लेकिन ये हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं करते, तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर तक जाते हैं, ठीक है, जेंटली करते हैं, आराम से करते हैं, और फिर अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाते घुमाते हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ऑर्गन कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा होता है डीप पल्पेशन। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लाइट पल्पेशन, डीप पल्पेशन, यही आपसे पूछेंगे। डीप पल्पेशन ये होता है कि आप एब्डोमेन को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दबाते हैं, 2 से 3 इंच, यानी कि 5 to 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर और साइज़ आपने याद रखना है। अगर मरीज़ मोटा हो तो एक हाथ को फिर आप दूसरे के ऊपर भी रखकर ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। तो पूरे पेड़ को आपने गौर से चेक करना है, और इसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने देखना है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि पेट नॉर्मली जो है वो सॉफ्ट होता है, कोई दर्द वगैरह नहीं होता नॉर्मली पेट में, ठीक है। लेकिन मरीज़ को डीप पैल्पेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमें टेंडरनेस का पता चले, यानी पता चले कि भाई वो मसला दर्द किस जगह पे है, ठीक है। कोई पल्सेशन हो रही है, पल्सेशन यानी कि
कोई धड़कन सी आ रही है जो बहुत बड़ी हो, ठीक है, कोई ऑर्गन जो है वो बड़ा हो गया है तो उससे महसूस होता है। इसी तरह कोई मांस है तो उससे जो है वो उसका पता चल जाता है, रिजिडिटी का पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मतलब पता चलती है। नॉर्मल पेट जो है वो ना वो नरम होता है, कोई दर्द नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। जब आप चारों क्वाड्रेंट्स को पलपेट करते हैं तो आपको इन ऑर्गन की जगह, उसकी साइज़, कोई मांस, कोई फ्लूइड या फिर इस तरह का कोई सख्त ऑर्गन, ऐसी चीज़ों का पता चलता है पल्पेशन के दौरान, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मरीज को कोई पेट उसका सख्त है ना, जैसे कि कोई हार्डनेस है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप उसमें पलपेट बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि शायद वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई इस तरह का केस है जो कि और दर्द की तरफ जा सकता है। और अगर आप उसके ऊपर पल्पेशन करोगे तो मे बी जो एवोर्टा या जहाँ पे वो मतलब जो एन्यूरिज्म हो रहा है वो फट जाए, ठीक है, और उसकी वजह से दूसरा मसला हो जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पे पल्पेशन नहीं करते अगर वो सख्त हो, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं पल्पेटिंग द लिवर। लिवर को कैसे पल्पेट करते हैं, तो उसमें जो है वो आपको बताया गया है उसके डिफरेंट तरीके के। अच्छा, मेथड नंबर 1 ये होगा ना, आप देखें कि आप मरीज़ को बिल्कुल आप सुपाइन पोजीशन में लेटाएँ, यानी कि सीधे-सीधे उसको लेटाएँ, ठीक है? और उसके राइट साइड पे खड़े हो जाएँ और राइट साइड पे खड़े होने के बाद अपने एक हाथ को उसके पेट के नीचे रखें जहाँ पे लिवर है। दूसरा हाथ आप उसके जो कॉस्टल मार्जिन होता है ना, जहाँ पे ये पसलियाँ ख़त्म हो रही है, उसके अंदर रखें और मरीज़ को बोले कि साँस ले, गहरी साँस ले, ठीक है? जब वो गहरी सांस लेता है तो फिर आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाते हो, यानी पुश करते हो अंदर की तरफ, जिससे आपको मरीज के उसका लिवर का अंदाजा हो जाता है, ठीक है। जेंटली प्रेस इन ऑफ द एब्डोमेन अंटिल द लिवर ब्रशेस अंडर योर राइट आर्म। मतलब इस जब तक आप करोगे जब तक आपकी जो है मतलब उस हाथ के साथ वो लिवर जो है वो टच नहीं होता, ठीक है। तो उसके जो एजेस होते हैं ना, यानी कि जो किनारे होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ज़्यादा जो है वो सख्त नहीं होते और राउंड से होते हैं, ठीक है। कोई उसमें दर्द वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो वो आपने नोट करना है। फिर मेथड 2 भी ऐसा ही होता है कि आप मरीज़ के सर की तरफ खड़े हो जाएँ और अपनी उँगलियों को इसी तरीके से जो है वो आप उसके पसलियों के नीचे दें और सेम काम करें, ठीक है, कि उसको बोले साँस ले, फिर आप अपनी उँगलियों के अंदर की तरफ करें, तो आपको लिवर जो है वो फिर से फ़ील होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप लिवर को पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर आज आगे आते हैं पल्पेटिंग द स्प्लीन के ऊपर, कि स्प्लीन को आप जो है वो कैसे पल्पेट करोगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि पल्पेटिंग द स्प्लीन, इसमें जो है क्या करना है कि पल्पेट द स्प्लीन टू डिटेक्ट टेंडरनेस एंड एनलार्जमेंट। वही बात कि क्यों करते हैं, ताकि कोई दर्द हो उसका पता चले, कोई एनलार्जमेंट हो उसका पता चले, ठीक है। और इसी तरह कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको करने के लिए जो है हम वो पल्पेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, with the patient in the supine position and you as his right side, आप उसके राइट साइड पे खड़े होंगे, पेशेंट बिल्कुल सीधा सीधा लेटा होगा, ठीक है। और आप उसके जो आपका एक हाथ जो होगा वो यानी राइट लेफ्ट हैंड जो है आपका पेशेंट के दूसरे साइड पे, यानी अगर आप राइट साइड पे है ना तो पेशेंट के लेफ्ट साइड पे आपका ये हाथ आएगा, यानी आप उसके ऊपर बिल्कुल आएंगे, ऊपर झुक के, ठीक है। और एक हाथ आप उसके पसलियों के नीचे लेके आएंगे ताकि उसको सपोर्ट दें। दूसरा हाथ जो है आप उसके ये जो कॉस्टल मार्जिन होता है इसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जाके जो है आप उसको बोलेंगे कि गहरी सांस ले। अब वो गहरी सांस जब लेगा ना तो नॉर्मली जो इंस्पायरेशन के दौरान जो स्प्लीन होता है ना वो 9th या 10th के आसपास ही होता है, इसके आगे नहीं जाता, ठीक है। तो नॉर्मल जो स्प्लीन होता है वो उसी जगह मिलेगा और कोई बहुत ही ज़्यादा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलता, यानी पेल्पेबल नहीं होता। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा ना तो आपको वो सख्त सा महसूस होगा, आपको जो है वो स्प्लीन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह पता चल जाएगा। नॉर्मल जो होता है ना तो इतना ख़ास पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपको पता चल गया बिल्कुल वाज़ेह तो मतलब वो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आपने फ़ौरन अपना हाथ हटाना है, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर थोड़ा-सा भी ज़्यादा प्रेशर दिया तो शायद वो फट जाएगा या कोई मसला और हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो हम काम करते हैं वो एसाइटीज़ को करते हैं। एसाइटीज़ क्या होता है कि पेट के अंदर पानी का जमा होना, तो इसके लिए हमें 2 लोग चाहिए होते हैं। एक हमें असिस्टेंट चाहिए होता है जो क्या करेगा कि मरीज़ के बिल्कुल पेट के बीच में अपना हाथ रखेगा, लेकिन जिस तरह इसने रखे हुए यानी जो छोटी उँगली होती है ना उसी की साइड पे रखेगा।
और दूसरा जो यानी कि आप जो असेसमेंट कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे अपने हाथ को यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक राइट साइड पे रखा, एक लेफ्ट साइड पे रखा। तो लेफ्ट साइड पे आपने फॉर एग्जांपल क्या किया, थोड़ा सा उसको प्रेस किया है, और राइट साइड से आप उसको तपकी देंगे, यानी थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक एक वेव जो है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ आएगी, मतलब जैसे पानी मूवमेंट करता है तो वो इस तरफ आएगी। ठीक है, वो लेयर और वेव, और फिर आपने उसको जो है ना वो नोट करना है। तो मतलब अगर उसमें पानी जमा हुआ होगा तो आपने उसके साइज को और उन सारी चीज़ों को नोट करना होता है। इससे आपको पता चलता है कि आया पेट में वाकई पानी है, एसआईटीज है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है एसआईटीज चेक करने का तरीका। अच्छा, फिर जो है हम एवोर्टा पे आते हैं। इंस्पेक्ट एंड पैल्पेट द एब्डोमिनल एवोर्टा। एब्डोमिनल एवोर्टा क्या होता है, ये हमारे एवोर्टा जो हार्ट से निकल रहा होता है ना उसी का हिस्सा है, लेकिन ये एब्डोमेन में आता है, और एब्डोमेन में फिर ये डिफरेंट साइड्स में या डिफरेंट रास्तों में डिवाइड होता है, जिससे क्या होता है कि जो लिवर है और किडनीज है और डिफरेंट ऑर्गन है वहाँ तक ब्लड सप्लाई करता है। तो इंस्पेक्ट द एब्डोमिनल एवोर्टा फॉर पल्सेशन। पल्सेशन में ये होता है कि मतलब वो अगर जोर जोर से धड़क रहा है और ऊपर से बिल्कुल आपको उसकी धड़कन पेट में नज़र आ रही है, तो मतलब क्या हुआ कि एवोर्टिक एनोरिज्म है, यानी एवोर्टिक एवोर्टा जो है उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा बारीक हो चुकी हैं। ठीक है, और वो जो है मतलब फूल चुका है। ठीक है, तो ये निशानी होती है कि दबाने से वो जो है फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो आपने उसको दबाना नहीं होता फिर। अच्छा, अगर विजिबल पल्सेशन महसूस नहीं होती, इफ नो विजिबल पल्सेटाइल मास इज विजिबल, यानी अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, तो palpate the upper abdomen to the left of the mid line in the aortic pulsation is shown। तो फिर हम इसको अपर एब्डोमेन को जो है वो क्या करते हैं, मतलब पल्पेट करते हैं। ठीक है, तभी पल्पेशन कर सकते हैं हम। अगर हमें पल्सेशन नज़र आ रही है तो फिर हम नहीं कर सकते। अब इसकी लोकेशन क्या होगी कि पेट के ऊपरी हिस्से में जो है ना, नाफ के बिल्कुल बीच वाली इस जगह में जो है आप पल्पेशन करोगे और बिल्कुल मजबूती से करोगे। ठीक है। अच्छा, ए पेशेंट इज ओल्डर देन 50 असेस द विड्थ ऑफ एओर्टा बाय प्रेसिंग फर्मली इनटू द अपर एब्डोमेन विथ वन हैंड। अगर कोई बंदा ऐसा है जो 50 साल से, जो पेशेंट की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप एओर्टा के जो है ना वो साइज़ को चेक करोगे। ठीक है, और नॉर्मल एओर्टा का जो साइज़ होता है वो 3 सेंटीमीटर से कम होता है। ये बात आपने याद रखनी है, 3 सेंटीमीटर से कम होता है। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर बच्चों में हम देखें ना तो रिबाउंड टेंडरनेस का बताया गया है या इन्फ्लेमेशन का बताया गया है। ठीक है, जैसे ये है ना, परफॉर्म द टेस्ट फॉर रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस क्या होता है कि अक्सर पेट में दर्द होता है किसी भी वजह से, जब आप पेट को मतलब टच करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसको दर्द होता है। सही है। अब इसमें जो है मतलब इसका क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप क्या करते हैं कि रिबाउंड टेंडरनेस का मकसद ये होता है ना कि पता लगाते हैं कि पेट में धीरे धीरे से आप दबाते हो, फिर अचानक से वो प्रेशर हटाते हैं। प्रेशर हटाने के बाद जो है अंदाज़ा होता है कि भाई मतलब उसमें दर्द है या नहीं। तो एलिसिटिक रिबाउंड टेंडरनेस इन यंग चिल्ड्रन हु कांट वर्बलाइज हाउ दे फील मे बी डिफिकल्ट। एक तो ये शोर बहुत आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। ओके।